परीक्षा दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले कई वीडियो में हमारी एक टीम पूरी प्रतिबद्ध है और इसके क्रम में जो भी चीज़ें कैसे परिवर्तन होते हैं, उसका ट्रेड क्या है, क्वेश्चन आने वाले जो वर्ष में जो ट्रेड हैं कैसे कैसे आए हैं, 2017, 18, 19, 20 और 21 में कैसे क्वेश्चन आए हैं और 22 में कैसे आने वाले हैं, उसी का एक सीक्वेंस हम लोग लेकर चल रहे हैं। और सिलेबस की चर्चा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा की है और इसको देखने के लिए परीक्षा दृष्टि का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सारी चीज़ें बातें बताई गई हैं, सिलेबस के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उसी की श्रृंखला के क्रम में हमारी पूरी टीम हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर सॉल्व करा रही है और उसमें बताएगी कि किन किन बिंदुओं से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी की श्रृंखला क्रम में चलिए कि आइए 2017 का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका आंसर होता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा, पल्सर के द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबसे पहले उपग्रह का परिभाषा क्या होती है जो इसके क्रम में आपको ध्यान देना था। उपग्रह का अभिप्राय होता है कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और दूसरा होते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह ऐसा उपग्रह जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो यह प्राकृतिक उपग्रह होता है। और कृत्रिम उपग्रह यानी जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और यह उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, पूर्णतः गोलाकार न होकर एक विशेष प्रकार की ऐसे कक्षा में पाई जाती है। तो पृथ्वी पूर्णतः अब यहां देखिए पृथ्वी जो होती है पूर्णतः गोलाकार न होकर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है और यही क्या होता है, सन होता है। यहीं पर क्या होता है, सन होता है। तो सन होता है और यहीं पर जो मान लीजिए कोई उपग्रह होता है तो इसको कैच करने के लिए ट्रैक किया जा सकता है, मतलब इसको कैसे देखा जा सकता है। तो इसके लिए एक नियम होता है डॉपलर का नियम। क्या होता है, डॉपलर के प्रभाव के द्वारा इसको ट्रैक किया जाता है। लेकिन इसके संदर्भ में यहाँ सबसे आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा इन ग्रहों को अडॉप्ट किया जाता है। तो यह आपका आंसर ए होगा। लेकिन आप कृत्रिम उपग्रहों के बारे में सुने तो सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह मान लीजिए चंद्रमा है, तो इसके लिए एक और नियम होता है, यहाँ पे एक होता है केपलर का नियम। यह संभवतः यह जो क्वेश्चन होता है डॉपलर तो नहीं होता है, डॉपलर जो होता है ध्वनि के प्रभाव के लिए, यहाँ से हो सकता है कि यह केपलर के नियम के अनुसार यह एक्सप्लेन होगा। और यह इसके बाद से तो आपका बेसिक आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसके प्रभाव के द्वारा इसको इफेक्ट किया जाता है। राडार जो होता है वस्तुओं को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सोनार जो होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना है। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब, अब यहां से देख लीजिएगा 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब 20 घंटे जलाने पर संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का खर्च कितने यूनिट होगा। तो ध्यान दीजिए कि 100 वाट के कितने बल्ब है, 5 है। तो 100 वाट के यदि 5 बल्ब हैं तो यह कितना टोटल वाट कितना हो जाएगा, 500 वाट। 500 वाट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 500 वाट हो जाएगा। और इसकी यूनिटों की संख्या होती है, यूनिटों की जो संख्या होती है, यूनिटों की जो संख्या होती है वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा होती है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपान 1000 होता है तो वाट कितना है, 500, कितना है, 500 वाट है। और कितने घंटा जलाया जा रहा है, 20 घंटा जलाया जा रहा है। 20 घंटा जलाने पर 1000, इसको सिंपल से सॉल्व कर दीजिए। 1 0 से कट गया, 2 0 से कट गया और ये 5 दूना 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे सिंपल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं इसका क्वेश्चन गलत क्यों कर लेते हैं,
आप सीधे देखते हैं कि 100 वाट, यहीं से 100 वाट इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत आ जाता है क्योंकि आप इसमें 5 बल्ब बताए जा रहे हैं। यही आपको ध्यान देने की जरूरत होती है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप इसको 100 वाट करेंगे तो आपका आंसर दूसरा आने लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है इसको ध्यान समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए कन्फर्म आपके आंसर कितना हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा 10 यूनिट, 5 दूना 10 यूनिट हो जाएगा। यह अपना आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। और यह फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वाट गुणे घंटा। और इसमें एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि जैसे इस क्वेश्चन की प्रकृति यदि दूसरे रूपों में पूछी जाए, यदि दिनों की संख्या यदि पूछ दी जाए, इसी क्वेश्चन में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, वाट 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट के 5 बल्ब को लगातार 20 घंटा तक जलाने पर संपूर्ण विद्युत का खर्च कितना होगा। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि इसको 5 दिन जलाया जाए, 10 दिन जलाया जाए, तो यही जो फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे इसमें दिन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, और तब 1000 हो जाएगा। तब क्या होगा 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब दिनों की संख्या इंक्लूड की जाए, तो मैं 500 वाट पहले था, 500 वाट पहले था और घंटा कितना था 20। मान लीजिए 5 दिन जलाया जाए या 10 दिन जलाया जाए, तो जो क्वेश्चन का नेचर होगा उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक सॉल्व कर लेंगे, ये जो सॉल्व हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 50 यूनिट, तब आपका आंसर क्या होगा 50 यूनिट। लेकिन देखिएगा जब हम दिनों की संख्या को इंक्लूड किया जाता है तब आपका यह आंसर होता है, और ये विद्युत के टॉपिक से क्वेश्चन होता है। तो यह बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। 2 फार्मूले होती हैं, जब यूनिटों के वाट और गुणे घंटा दिया रहा है तब इस फार्मूले को यूज करते हैं, लेकिन जब दिनों की संख्या दी जाए तो इसमें इसी से गुणा करके यहाँ पे दिन लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 100 ग्राम चीनी आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त विलयन बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विलयन क्या होता है, जब विलय और विलायक आपस में घुलकर एक समान मिश्रण बनाते हैं उसी को विलयन कहते हैं। और यह विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड विलयन संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की परिभाषा यह होती है, और चीनी में घोला जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंडीशंस होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विलयन होता है, यहाँ पे एकदम एक्सप्लेन करके क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कितना है 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी, यह जो पानी है, पानी क्या जो वॉल्यूम क्या है आधा लीटर होता है, और इसमें क्या होता है 100 ग्राम चीनी मिला दी जाती है। 100 ग्राम चीनी मिलाने पर क्या होता है घोल तैयार किया जाता है। तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो भौतिक राशि का अभिप्राय होता है कि भौतिक राशियों में बहुत सारी राशियां आपको दी गई हैं, द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि नहीं बदलेगी, घनत्व भी बदलेगा, ध्यान दीजिएगा घनत्व भी बदलेगा, द्रव्यमान भी बदलेगा, और इसमें सांद्रता भी बदलेगी, और इसमें आपका आंसर क्या होगा आयतन नहीं बदलेगा। क्या होगा आयतन नहीं बदलेगा। लेकिन इस पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भौतिक राशियों को पढ़ेंगे तो वहां एक कंडीशन होती है कि द्रव्यमान यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यदि अन्य किसी के संदर्भ में दिया जाए तो द्रव्यमान जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तब वहां पे आपका आंसर तो ये सही होगा। लेकिन इसमें विलयन के संदर्भ में आप सिंपल सी कल्पना कीजिए कि पानी लीजिए, उसमें चीनी डले तो उसका वॉल्यूम क्या होता है नहीं बदलता है। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर क्या होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक इन्वर्टर और एक यूपीएस होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें सदैव ध्यान दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका क्वेश्चन कौन सा होगा, इसका क्वेश्चन कौन सा होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो होगा, तो एक इन्वर्टर जो होता है एसी करंट को लेती है। ध्यान दीजिएगा इन्वर्टर एसी करंट को लेती है। मान लीजिए यह इन्वर्टर है और इसको स्टोरेज किसमें करती है डीसी में करती है। ध्यान दीजिए इन्वर्टर जो ऊष्मा को होती है सब किसमें कन्वर्ट करती है डीसी में, और जब यूज करते हैं तो यह पुनः किसमें कन्वर्ट कर जाती है एसी में कन्वर्ट कर जाती है। तो ये इन्वर्टर के कंडीशंस होती है। तो चूंकि यह मोबाइल चार्जर जो होता है केवल यूनिवर्सल, यानी एसी को सीधे क्या करता है डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी को एसी में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, तो यह चीजें यहाँ भी नहीं हो पाएगी। और इसी के बाद से एक यूपीएस नहीं होगा,
और उच्चताई ट्रांसफार्मर और दूसरा एक अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य किया जाता है। अपचाई का मतलब होता है उच्च प्रत्यावर्ती धारा, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होती है। जब उच्च से निम्न में बदला जाता है तो अपचाई होता है, लेकिन जब निम्न से उच्च में एसी में बदला जाता है तो वह अपचाई हो जाता है। तो यह एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत को क्या होता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदला जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कार्य करता है। तो जब एसी को डीसी में कार्य करता है तो इसके संदर्भ में सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि। अब यहां से देखिएगा, टेलीविजन आप लोग देखते हैं, टेलीविजन का अभिप्राय होता है कि एंटीना छोटे होते हैं और एक वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को अवशोषित करती हैं। और इसमें दिया है तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों के ऊर्जा का मूल दिशा में विक्षेपित नहीं होने दिया जाता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि टेलीविजन का एंटीना छोटा होने से इसका कोई अभिप्राय नहीं होता है, इसलिए आपका यह पहला पॉइंट गलत होगा। और इसी में वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें सही होती है, उसमें आयनाइट हो जाती हैं, इसी के कारण यह दूसरा क्या ऑप्शन होगा, सही होगा। और इसीलिए वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा का मूल दिशा में विचलित करती हैं, यह भी सही होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि एंटीना जो होता है एक सिग्नल को रिसीवर का करने का कार्य करता है, यहाँ रिसीवर को कार्य करने का कार्य करता है। जो जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं तो जो आपकी ध्वनि ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, और इसी वेव को क्या करता है, एंटीना रिसीव करता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पांचवा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट का अभिप्राय होता है, इसको और स्पष्ट शब्दों में चमकना के साथ चमकता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि एक कटा हुआ हीरा जो होता है बहुत ही कीमती धातु होती है, और इसी के क्रम में क्या होता है, जगमगाहट का कारण होता है कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इसकी आणविक संरचना के कारण और प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो ध्यान दीजिएगा कि हीरा को जब किसी तरफ से काटते हैं उसमें कई कंडीशंस होती है। हीरा को जब काटते हैं तो उसमें क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, और यह किरणें क्या होती है, कई रूपों में डाइवर्ट होके, और जब यह बाहर निकलती है और हमारी आंखों पर चमकती है तो जिसके कारण क्या होता है, हीरा बहुत अधिक तेजी से चमकता है। अर्थात हीरा, यह याद कर लीजिएगा कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यहाँ पे दो शर्तें होती हैं, यानी इसके लिए परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का अभिप्राय होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर पड़ती है वहां से रिफ्लेक्ट होके जाती है, इस घटना को परावर्तन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है अपवर्तन होता है परावर्तन के संदर्भ में, और दूसरा होता है आंतरिक परावर्तन के अभिप्राय के संदर्भ में होता है कि इसमें जो होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है। तो इसके कंडीशंस में यहाँ पे दो होते हैं कि प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, और जैसे जानते हैं कि जब कोई किरण प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हटती है। और दूसरा होता है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए यही कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कांच का चमकना टूटे हुए कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, कालिक पोता हुआ गोला क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। ये सभी क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भोपाल गैस दुर्घटना का मुख्य कारण था। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, यह कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान दीजिए। MIC होता है, क्या होता है, MIC।
इसकी त्रासदी का मुख्य कारण क्या होता है? MIC, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिसाव के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव होता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसके रिसाव से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, तो इससे व्यक्ति की पर्टिकुलर मृत्यु नहीं होती है, कुछ लंग्स से संबंधित बीमारियां होती हैं। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, यह किसी भी ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। और यह क्या होता है? यह श्वसन क्रिया को कम कर देता है। यदि बहुत अधिकता हो जाती है तब यह व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसमें दो चीजें आती है जब रिस्पायरेशन आप पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो इसका अभिप्राय होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति के श्वसन में, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति के श्वसन में आता है तो यही जो ऑक्सीजन होता है, जब एक ऑक्सीजन ग्रहण करता है व्यक्ति, रिस्पायरेशन कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 का 4 गुना, और यही ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य करता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो हीमोग्लोबिन के संयोजन की जो क्षमता होती है 1000 गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। जैसे आप कमरे में जब कोई भी कोयला या कोई भी ईंधन जलाते हैं तो देखते हैं कि दम घुटन होती है, तो वह घुटने का जो मुख्य कारण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यह सेवन होता है। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यहाँ पे देखिएगा LP और G होता है और इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है और इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में होता है। क्या होता है? घरों के ईंधन के रूप में होता है। और इसको देखेंगे तो यहीं पे ऐसे एक संरचना होती है और इसी के क्रम में यहाँ पे ऐसी संरचना होती है जो सिलेंडरों में घरेलू यूज के रूप में दिखाई देता है या यूज करते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है। और इसी में LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। यह द्रव अवस्था में भरी होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था में भरी होती है। और जब यह प्रेशर कम होता है तो यह क्या होती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है। जो रेगुलेटर से आप ले जाते हो किस में परिवर्तित हो जाती है? खाना बनाने के लिए वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया दुर्गंध बदबू का जो मुख्य कारण होता है वह इथाइल मर्कैप्टेंट होता है, इसलिए आपका आंसर भी सही हो जाएगा। लेकिन जब अन्य रूपों में इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि मीथेन क्या होते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यहाँ पे देखिए मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। यह दलदली स्थानों से निकलती है और इसी मीथेन को एक दूसरा नाम होता है सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसी मीथेन को सदैव ध्यान दीजिएगा, इसी मीथेन को सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस के नाम से इसको जानते हैं। और यह प्रोपेन होता है। प्रोपेन क्या होता है? जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। यह एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और ब्यूटेन होता है। यह ब्यूटेन जो होता है उसी आगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे इनका क्रम चलता है। तो यह भी क्या होते हैं? यह भी सभी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तीनों क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और यदि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है तो आपका आंसर होगा N ब्यूटेन। क्या होता है? N ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो N आप नंबर ऑफ कार्बन की संख्या होती है। तो जब यह पूछा जाए कौन सी गैस भरी होती है तो N ब्यूटेन भरी होती है। और इसको इसलिए मिलाया जाता है कि कोई इसमें बहुत बड़ा कंडीशंस यही होती है कि एक चूंकि यह गैस होती है, एक ज्वलनशील पदार्थ होती है, तो व्यक्ति को चूंकि गैस दिखाई नहीं देती है, इसी के कारण इसको पता करने के लिए क्या होता है? इसमें गैस भर दी जाती है। क्योंकि जब यह गैस भर दी जाती है तो यह बदबू आती है जिससे व्यक्ति तुरंत पहचान जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होने से बच जाता है और व्यक्ति तुरंत अलर्ट हो जाता है। तो इसी के कारण इस गैस को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक होता है? तो बहुलक का अभिप्राय होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे बहुलक को एक्सप्लेन किया जाए तो बहुलक जो होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उसी को बहुलक कहते हैं। और बहुलक ये सभी बहुलक होते हैं, केवल ये सभी क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। लेकिन आप प्राकृतिक बहुलक की बात की जा रही है। यहाँ पे किस बहुलक की बात की जाए? प्राकृतिक बहुलक होता है। तो यह रेशम होता है। क्या होता है? रेशम होता है।
और रेशम जो होता है, रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इस कीट का नाम होता है बॉम्बिक्स मुराई होता है, बॉम्बिक्स मुराई होता है। और इसीलिए यहाँ पे ये धागे के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? धागे, रेशम का जो धागा प्राप्त होता है एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो इसमें कई अवस्थाएं होती हैं, काकून होता है, लार्वा होता है, और किसी भी कीट के विघटन की कई अवस्थाएं होती हैं। अंडा, ध्यान दीजिए, अंडे, लार्वा, क्या होती हैं? लार्वा। और दूसरा जो होता है वयस्क, क्या होता है? वयस्क होता है। जैसे प्राणी दो प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले और दूसरा बच्चे देने वाले। जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, अंडे से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलता है, लार्वा निकलता है, और लार्वा से वयस्क रेशम कीट बन जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट रूप में कि रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम क्या होता है? रेशम कीट के लार्वे से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लार्वे से प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। इसकी जब डिस्क्रिप्टिव संरचना पढ़ेंगे तो रेशम कीट होता है, ऐसे इसकी संरचना होती है। रेशम कीट जो होता है ऐसे इसकी संरचना होती है, और इसी में रेशम कीट का लार्वा, इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ऐसी एक संरचना होती है। और इसी को जब आगे आप पढ़ेंगे, तो इसी को आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसमें संरचनाएं होती है। ध्यान दीजिए, ऐसी एक संरचना होती है, और इसी को लार्वे के नाम से जानते हैं, ऐसी संरचना होती है। और यही इस पे एक विशेष प्रकार की कवर लगी होती है। और इसी जब धागा प्राप्त करना होता है तो इसी रेशम के लार्वे को क्या कहते हैं? गर्म जल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण लार्वा क्या होता है? लार्वा की मृत्यु हो जाती है, और वहीं से धागा प्राप्त किया जाता है। तो यह आपसे जब धागा प्राप्त किया जाए तो कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। और इसी से जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यह लार्वा किस, रेशम का धागा कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह रेशम के कीट के लार्वे से प्राप्त होता है। इसकी स्किन एक शॉट ले लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडे से लार्वा और लार्वा से वयस्क होता है, और इसी प्रक्रिया को आगे एक टर्म दे दिया जाता है, अंडे से लार्वा, लार्वा से वयस्क बनता है। इसी प्रक्रिया का एक नाम दे दिया जाता है मेटामार्फोसिस। इसी प्रक्रिया का एक नाम दे दिया जाता है कायांतरण। इसको इंग्लिश में मेटामार्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, मार्फोसिस के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी होती है कायांतरण होती है, कायांतरण। और यह टैडपोल, जितने भी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, इसमें ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो यह क्वेश्चन कंफर्म हो गया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पे एक पॉइंट गलत होना चाहिए, यहाँ पे अकार्बनिक होना चाहिए। क्या होता है? अकार्बनिक होना चाहिए। चूंकि यदि ये दोनों एक पॉइंट है तो दोनों को ऑप्शन एक जैसे होते हैं। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? 46% होती है। क्या होती है? 46% होती है। और बी होता है एक पादप हार्मोन होता है, और डी होता है एक ऊर्जा होती है। तो इसको कंफर्म करके बताइए कि 10वां कौन सा क्वेश्चन होगा। तो यूरिया जो होती है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसलिए आपका आंसर ये सही होगा। और यूरिया के संदर्भ में यूरिया जो होता है एक पौधों में नाइट्रोजन की सप्लाई करने का, प्राप्त करने का एक स्रोत होता है। तो यहाँ पे इसकी बात करें कि यदि पौधों में यूरिया क्यों दिया जाता है, तो ध्यान दीजिए कि ये पौधों की जब एक संरचना आप बनाएंगे तो ये जो पौधे होते हैं या पौधे होते हैं ऐसे इनकी संरचना होती है, उसमें जड़, तना, पत्तियां होती हैं। और इसके क्रम में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूरिया को देने का क्या अभिप्राय होता है। यूरिया जो होता है पौधे का जो मुख्य रंग होता है हरा होता है, और इसका अभिप्राय होता है कि यह हरा जब रहेगा, पौधों, यूरिया का जो मुख्य कार्य होता है पौधों को हरा बनाए रखने का कार्य करता है। कितना हरा, या इसे पर्णहरित बनाने में इसका निर्माण करता है। और यही पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और यही जो क्लोरोफिल होता है यह जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तो यह क्या करता है? यह पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी से क्या होता है? इसी से मंड का निर्माण होता है, जिसे पौधों का मुख्य भोज्य पदार्थ कहते हैं। C6H12O6 + 6O2 प्लस जल निकलता है, 6H2O प्लस ऊर्जा निकलती है 673 किलो कैलोरी। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड
और भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूरिया जो होता है पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। इस चीज को सदैव ध्यान दीजिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सदैव सूर्य के प्रकाश में होती है। इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? अम्ल को एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अंगूर क्या होता है? अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। क्योंकि अंगूर के बारे में बहुत वाकिफ है, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो जहां खट्टे चीज की बात आ जाए, यह एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और यह लैक्टिक अम्ल होता है और टार्टेरिक अम्ल होता है। इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो इसमें टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली, केला, अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका, जिसे विगनर कहते हैं, सिरका। और ये बड़ा सा रहता है, सिरके में पाया जाता है। ठीक है। और जो यह सिट्रिक अम्ल होता है, यह नींबू, संतरा, सिट्रस फलों में पाया जाता है। क्या होता है? नींबू, संतरा में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल होता है, वह दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। इस चीज को बहुत ही कई क्वेश्चन इससे आपके आने वाले कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल क्या होता है? सिट्रस फल। सिट्रस फल जो सामान्यतः खट्टे होते हैं और उससे रस निकलता है, उसे सिट्रस फल कहते हैं। और यह सिट्रस फल जो होता है, नींबू, संतरा, सिट्रस फल जो होते हैं, नींबू, संतरा होता है, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल होता है दूध की शर्करा। लैक्टिक अम्ल का अभिप्राय होता है, यहां से देखिएगा, दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम के नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ दे या दूध की जो शर्करा होती है, लैक्टोज होता है, लैक्टोस होता है। और इसी को बैक्टीरिया होता है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसके कारण दूध खट्टा होकर क्या होता है? फट जाता है। तो इसके अभिप्राय होता है कि इसमें कंडीशन होती है पाश्चुराइजेशन। तो पाश्चुराइजेशन का अभिप्राय क्या होता है? पाश्चुराइजेशन का अभिप्राय जो प्रक्रिया होती है, दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और वह जो टेम्परेचर होता है 62.8 सेल्सियस होता है। क्या होता है? 62.8 सेल्सियस पर जब इसको 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो यह क्या होता है? इसमें जो बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाती है। अथवा इसकी दूसरा टेम्परेचर होता है जब 71 सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको 15 सेकंड गर्म किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण दूध खट्टा नहीं हो पाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? टार्टेरिक अम्ल होगा। इस चीज को सदैव स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल जो होते हैं यह हमारे बहुत से भोज्य पदार्थों में उपयोग किए जाते हैं, जो विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो फल जो होते हैं, इसमें फलों में माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। तो फलों में पाए जाने वाली एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 12 का देखिएगा, फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। देखिए, फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है, में पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा जो होता है वह फ्रक्टोज होता है। शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोस होता है। इसकी इंग्लिश जो होती है FRACTOS, फ्रक्टोस होता है। और यह ज नहीं होता है, स होता है, ध्यान दीजिएगा, जब गलती से लिख दिया जाता है तो यह फ्रक्टोज होती है। यही फ्रक्टोज जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। यदि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे जो मीठी शर्करा होती है, यह फ्रक्टोज होता है। तो यह किसी भी फलों में पाए जाने का मुख्य कारण होता है। तो इसीलिए आपका आंसर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और यह प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। और इसके बाद से यह माल्टोज जो होता है, माल्टोज, इसे माल्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टोज, इसे माल्ट शुगर कहते हैं। यह माल्टोज किसमें पाया जाता है? अब यहां से देखिए, माल्टोज का अभिप्राय होता है
कि जैसे जितने भी बीज होते हैं, बीज जैसे चना हुआ, जौ हुआ, गेहूं हुआ, जितने भी सोयाबीन हुआ, तो जब इसको भिगो देते हैं उसमें म्यूसिलेज की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन वह जब जैसे चना एग्जाम्पल के रूप में चना को भिगोते हैं वो फूल जाता है, लेकिन वह जिसमें अंकुरण या जर्मिनेटेड हो जाते हैं उसमें माल्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी माल्टोज से माल्ट शुगर, इसी माल्ट शुगर का उपयोग मदिरा या बियर बनाने में किया जाता है। जौ का बियर, फलों का बियर, ये सब अंगूर का बियर जो शराब बनाने में किया जाता है, इसी माल्ट शुगर का उपयोग करके किया जाता है। राइबोज जो होता है न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। न्यूक्लिक अम्लों का की बात करें तो यह डीएनए होता है और प्लस आरएनए होता है, आरएनए होता है। और इसी न्यूक्लिक अम्लों में एक पाई जाने वाली होती है राइबोज शर्करा होती है। और लैक्टोज जो होता है दूध में पाई जाने वाली एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है। लैक्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड शर्करा होती है। इसलिए आपका 12 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसको सदैव ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से देखिएगा कि इसमें दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही आंसर चयन कीजिए। तो यहाँ पे अब यहाँ से आपको सम्मिलित करना है कि अफीम, हींग, रबड़ और कोकेन, और यहाँ से इसमें से छाल, जड़, तना, फल और तना। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा अफीम, हींग, और इसमें से सोचने की यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन को ध्यान दे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन देखिए और उसमें देखिए कि कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं। इसमें जो पहला कोकेन होता है, कोकेन यह एक सिनकोना का वृक्ष होता है, वहां से यह प्राप्त किया जाता है। और यह जो कोकेन होता है तो इसमें कोकेन क्या होता है? छाल से प्राप्त किया जाता है, कोकेन के छाल से प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए डी का पहला है, डी का पहला कहीं ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ये विद्वता की जरूरत नहीं होती है कि सभी क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन आपकी किस्मत कुछ अच्छी है तो कोई क्वेश्चन होते हैं जो एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं। तो जितना जानते हैं कि इसका उपचार मलेरिया के उपचार में किया जाता है, मलेरिया रोग की, यह छाल से प्राप्त होता है। तो आपका एक क्वेश्चन पता होने से आपका आंसर क्या होगा? पहला का डी। तो अब यहाँ से देखिए कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे डी, तब आपको और एक क्वेश्चन को पता करना होगा। तो अब रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? इसमें देखिए तने से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है? तने से प्राप्त किया जाता है। रबड़ के पौधे को जब आप इस पे से कट करते हैं तो वहां से दूध निकलता है, तो वहां से रबड़ प्राप्त किया जाता है। अब इसी के बाद से हींग, और हींग जो होता है इससे प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होता है। हींग एक तरह से जड़ की या छाल से प्राप्त होता है। इसमें आपका आंसर क्या होता है? बी सही हो सकता है। लेकिन एक और देख लीजिएगा, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम, अफीम जो होता है किससे? आपका अफीम बी का दूसरा, बी का दूसरा जड़ से प्राप्त होता है। और इसी के बाद से ए का, बी का दूसरा, सॉरी बी का दूसरा, एक गलत हो गया, बी का दूसरा, यहां से बी का जो होगा दूसरा होगा यहां से। और इसी के बाद से ए का तीसरा होगा, ए का क्या होगा? तीसरा आंसर होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? कि बी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन में कि आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना है और इसको लगाने के बाद इसको मैच करना, बहुत केयरफुली इसको मैच करना चाहिए। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसमें आपकी पूर्ण विद्वता की आवश्यकता होती है। तो पारा जो होता है मीना माटा रोग होता है। तो पारा, इसका अभिप्राय होता है कि जापान जो होता है, जापान अपने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बहुत अधिक पारा छोड़ दिया गया था, और यह मीनाटमा रोग मछलियों में होने वाला रोग होता है। तो ये जो होता है बिल्कुल सही होता है, और इसके कारण वहाँ की जापान की सरकार ने इस पर बहुत सारे शोध कार्य किए। इसी के कारण इसमें क्या होता है कि यह जो पारा होता है वहाँ पर रोक लगाए गए, जिसकी उनकी संख्या कम होने लगी, और इस रोग में मछलियां प्रभावित होती हैं। तो यह भी, ये भी सही है। और इसी के बाद से
तो इसके बाद से बिकैडियम इटाई इटाई रोग होता है, यह भी सही है। इसमें आपको गलत करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी सही है। और नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह एक क्या होता है, जेनेटिक डिजीज हो जाए, अनुवांशिक रोग होता है जो बच्चों में होता है। और फ्लोराइड आयंस जो होता है यह अपचय होता है, यह अपचय नहीं होता है, यही गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। और यह फ्लोराइड आयन होता है, इसका जो मुख्य रोग क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, यह फ्लोरीन होता है। और यह फ्लोरीन जो होता है यह प्लस एफ माइनस रूप में पाया जाता है, यही फ्लोराइड आयन होता है। और इसके कंडीशंस में ध्यान दीजिएगा कि यह जब फ्लोराइड की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों के यह पेयजल में प्राप्त होता है, यह फ्लोराइड हमारे पेयजल में प्राप्त होता है, पीने वाले जल में प्राप्त होता है। और पेयजल में ध्यान दीजिए कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पेयजल में आपको इतने 4 तत्व पाए जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन होता है, जिसमें आयोडीन की कमी से। और यहाँ पे आइए मुख्य चीजों पे, जो फ्लोरीन होता है यह दांतों में फ्लोराइड रोग होने का मुख्य कारण होता है। जब हमारे पेयजल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों पर पीले धब्बे बनने लगते हैं, और जब इसकी कमी हो जाती है तो एक कैरिज रोग हो जाता है। इसलिए यह आंसर गलत है, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथनों में दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है, ये थे मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन असक्षम यानी नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। सेलुलोज का पाचन किस में होता है, केवल दीमक में होता है। ध्यान दीजिएगा, दीमक में होता है, दीमक में होता है। और सेलुलोज क्या होते हैं, सेलुलोज जो होते हैं हमारे एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि सेलुलोज हमारे पाचन में सहायक नहीं होता है, सेलुलोज हमारे पाचन में कोई सहायक नहीं होता है, लेकिन यह हमारे भोज्य पदार्थ का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह जो सेलुलोज होता है हमारे आहार नाल की सफाई करने का कार्य करता है। यह तो फाइब्रस युक्त चीजें होती हैं, तो यह सेलुलोज जो होता है पाचन नहीं होता है, लेकिन इसका एक विशेष इंपॉर्टेंट कार्य होता है, हमारे आहार नाल की सफाई करने का कार्य करता है। अब यह पाया कहाँ जाता है, हमारे भोज्य पदार्थों में जितनी भी सब्जियां होती हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनमें सेलुलोज की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे सामान्य भाषा में फाइबर्स युक्त भोजन कहते हैं। तो यह सेलुलोज का पाचन, मानव में सेलुलोज का पाचन असक्षम है, यह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट कारण देखिएगा, कारण है मानव शरीर में स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, यह भी एक पॉलीसेकेराइड होता है और सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड होता है। अपघटक एंजाइम डायस्टोज विद्यमान रहता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं यह प्रकार के एक प्रकार पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो पाचन में सहायक नहीं होते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि पहला भी सही होता है, पाचन में सहायक नहीं होते हैं। इसीलिए ए और आर दोनों सत्य हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और आर दोनों सत्य होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, ए और आर दोनों सही होगा। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से गलत हो जाता है। और ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह सही होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। तो इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो देखने में तो आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव लगता है, लेकिन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या उसमें भोज्य पदार्थ पढ़ेंगे, तो भोज्य पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, खनिज तत्व होता है और जल होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को जब आप एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और उसी पॉलीसेक्राइड में पढ़ेंगे सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, काइटिन होती है, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। और इन सबों की चर्चा आगे नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द यानी पेन महसूस नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, पेन महसूस नहीं करेगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुल पढ़िएगा। यही क्वेश्चन, यही एक सेंटेंस होता है जो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत करा देता है। तो इसका अभिप्राय होता है त्वचा। त्वचा क्या होती है, त्वचा आप नीडल चुभाते हैं तो तुरंत पेन होता है।
क्योंकि बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। और सेंस ऑर्गन का अभिप्राय होता है, जैसे आप मस्तिष्क को देखेंगे तो मस्तिष्क में शरीर में दो प्रकार के तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, एक पीएनएस होता है और दूसरा सीएनएस होता है। यहाँ पीएनएस और सीएनएस की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहीं पे जो तंत्रिकाएं होती है पेरीफेरेंजियल नर्व्स के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से सब शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को कहाँ ले जाने का कार्य करती है? मस्तिष्क में ले जाने का कार्य करती है। दर्द नहीं महसूस करेगा, त्वचा तो महसूस करेगा, कन्फर्म होता है कि मस्तिष्क, हृदय और नेत्र, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान दीजिएगा, कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो होता है यह दर्द को महसूस नहीं करेगा। क्या होगा? मस्तिष्क दर्द को महसूस नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती है। जब आपको उसको सेंट्रल नर्व्स पढ़ेंगे पीएनएस और सीएनएस, वहां पे इसकी चर्चा की जाएगी। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? अब खुर क्या होते हैं? खुर को स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि खुर का अभिप्राय होता है, जैसे हॉर्स को देखें, हॉर्स का जो लेग होता है ऐसे या संरचना होती है। ध्यान दीजिए, ऐसे संरचना होती है और यही इसमें हड्डियां पाई जाती हैं और इसी में एक विशेष प्रकार की कंडीशंस होती है। यहाँ मैं दिखा रहा हूं इन चीजों को, यहाँ पे यही इसी पार्ट्स को ऐसे होते हैं जो घोड़े में पाए जाते हैं, ऐसे एक विशेष संरचना होती है और यही पाए जाते हैं, इसी को खुर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि खुर नहीं पाए जाते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन बार बार आ जाता है। तो हिरण में भी पाए जाते हैं। हिरण क्या होता है? यह मांसाहारी जंतुओं में का सबसे शिकार का मुख्य होता है, जिसमें शेर इसको बहुत आसानी से शिकार कर लेता है। इसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानियां हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और यह गीदड़ होता है। गीदड़ में क्या होता है? खुर नहीं पाया जाता है क्योंकि पंजे इसमें पाए जाते हैं। जेब्रा आपको जानते ही, जेब्रा में खुर पाया जाता है, घोड़ा में खुर पाया जाता है। जब तुरंत एग्जाम्पल मैंने बता कर आपको दिखाया। इसमें कई हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस होती है, टिबिया, टार्सस, ये सारी चीजें होती हैं और ये चीजें स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। जब स्केलेटन कंकाल आप इसको पढ़ेंगे, इसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। ये 17 का आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फिर बार बार आपको हर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है, हार्मोन कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन जो होता है हमारे कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। यह शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। क्या करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। जब रुधिर में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां से इंसुलिन का स्रावण होता है। क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। और यही जो इंसुलिन होती है यह हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। लेकिन जब यह ग्लूकागान स्रावित होता है, यहाँ पे ग्लूकागान स्रावित होता है, यह हाइपर होता है, यह ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है और इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है, इसलिए यह सही होता है। शर्करा का नियंत्रण करता है, यह सही है। मेलेटिन निद्रा का नियंत्रण करता है। मेलेटिन जो होता है, मेलेटिन हमारे त्वचा में पाया जाता है और यह क्या करता है? हमारे शरीर के त्वचा के रंग को निर्धारित करने का कार्य करता है। मेलेटिन क्या होता है? त्वचा में पाया जाता है। यह शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसके साथ साथ निद्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए जो बी ऑप्शन होता है, इसी के आधार पर त्वचा के रंग का निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन भी सही होता है। इसके साथ साथ निद्रा का भी नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन तीसरा जो होता है, यह स्तन ग्रंथियां, यह दूध ग्रंथियों के स्रावण को प्रेरित करने का कार्य करता है। जब बच्चे के जन्म के समय, ध्यान दीजिएगा, बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, यह स्रावित होता है। यह स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उसको संकुचित कर देने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर देने का कार्य करता है, जिसके कारण दूध के स्रावण में सहायता मिलती है। लेकिन सदैव इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो होता है यह दूध का निर्माण कभी नहीं करता है। इसी के ऊपर एक कंडीशंस पाई जाती, इसीलिए ये भी सही है, लेकिन इसमें आपसे पूछा है सही नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन ध्यान दीजिए, कभी कभी आप इसको देखेंगे गाय बैलों को इंजेक्शन,
गाय और भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन तो लगाया जाता है लेकिन वह होता है पिट्रोसिन होता है। तो वह पिट्रोसिन जो होता है, जो ऑक्सीटोसिन समझ के आप लगाते हैं, वह स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर देता है, जिसके कारण दूध के उत्पादन में सहायक होता है। और ये जब इसको कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है तो उसका नाम होता है पिट्रोसिन होता है। तो इसीलिए यह भी सही होता है। स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्तारण देखिए सहायता करने का कार्य करता है। गैस्ट्रिन जो होती है एक पाचक एंजाइम होता है, ध्यान दीजिएगा, पाचक एंजाइम होता है। इसके रक्त के चाप से कोई नियमन नहीं होता है, इसीलिए यह गलत होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी सी होगा। ये सारी चीजें क्या होती है? फिजियोलॉजी से, फिजियोलॉजी के कंडीशन में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन आएगा। इन चीजों को सदैव ध्यान दीजिए, इनसे आगे की एग्जामों में क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। इसी के बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। पत्थर का अभिप्राय होता है वो चट्टान, रॉक नहीं, यानी पत्थर का अभिप्राय आप यहां से ऐसे समझिएगा, इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम एवं फास्फेट के लवण होते हैं और यहीं पे यहाँ पे जम जाते हैं। तो पित्ताशय में उपस्थित निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो यहाँ से समझे, सदैव बहुत स्पष्ट समझिए कि पित्ताशय जो होता है यकृत में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। जब आप इसको यकृत को बनाएंगे तो यकृत ऐसी संरचना होती है दो पिंड वाली, और इसी में एक विशेष थैली होती है, इसी में एक विशेष थैली होती है जिसका नाम होता है, थैली होती है, इसमें पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। और यही पित्ताशय, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, और यही पित्ताशय से एक नली निकलती है, पित्तवाहिनी नली, और ये सीधे क्या होती है? हमारे आमाशय, जो आमाशय डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आमाशय से सीधे कहाँ पे खुलती है? यहाँ से छोटी आंत में खुलती है। क्या करती है? छोटी आंत में खुलती है। और यह जो यकृत होता है, यकृत होता है, यह पित्त रस का श्रावण करता है। किस रस का श्रावण करता है? पित्त रस का श्रावण करता है, इसे बाइल जूस कहते हैं। और यही पित्त रस होता है, इसका संचय पित्ताशय में होता है। क्या होता है? पित्ताशय में होता है। और इस पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, केवल इसमें लवण पाए जाते हैं। और इसी लवण जब इसी में जम जाते हैं, यही जो लवण होते हैं इन सबों में जम जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसमें जम जाते हैं। इसी को यहाँ शब्द यूज किया गया प्रस्तर, जिसे सामान्य भाषा में पथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं। और इसकी डिमेरिट क्या होती है कि जब यह इसमें ब्लॉक हो जाता है, पित्त वाहिनी नली होती है, तो इससे पित्त रस क्या होता है? छोटी आंत में पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण पाचन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को, इस पत्थर से अभिप्राय यही होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसके पाचन में को प्रभावित करता है? पित्ताशय में निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो अब यहां से देखिएगा, पित्त रस का एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यह वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पित्त रस जो होता है वसा का पायसीकरण, पायसीकरण, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पित्त रस जो होता है वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पायसीकरण का अभिप्राय होता है कि यह वसा को छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कोई भी वसा ग्रहण कर लेते हैं और यह वसा को क्या करता है? छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ देता है। क्या करता है? छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ देता है, और इसी प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि वसा का घनत्व जो होता है रुधिर के घनत्व, रुधिर और जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होगा वसा को प्रभावित करता है। तो यह आपका आंसर बी करेक्ट सही होगा। प्रोटीन का तो कोई अभिप्राय ही नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसकी मैंने विशेषता बताई थी। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसी 2 पॉइंट से आपको ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ही टॉपिक होता है। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है। अब क्वेश्चन देखिएगा, आनुवांशिक का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसी रोग को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। और आनुवांशिक रोग सबसे पहले क्या होता है? रधौती, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। रंजकहीनता,
रंजक अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, विटामिन जो होते हैं भोज्य पदार्थ होते हैं, और यही क्या होता है, अनुवांशिक रोग नहीं होता है। रतौंधी क्या होती है? अनुवांशिक रोग नहीं होता है। जबकि रंजकहीनता क्या होती है? एक अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या भी अनुवांशिक रोग होता है। वड़ंधता, कलर ब्लाइंडनेस यह भी अनुवांशिक रोग होता है। और अनुवांशिक रोगों की विशेषता होती है, ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिक रोगों की विशेषता होती है, इनके जो रोग होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो किस पर होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यह क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा। एक्स और वाई होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं। वो अलग बात है कि फीमेल्स में एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई होते हैं। तो अनुवांशिक, कोई भी अनुवांशिक आप रोग पढ़ेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, कोई भी अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, इसके जो जीन होते हैं किस पर होते हैं? केवल एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं। क्या होते हैं? एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं। तो इसी के कारण यह, आप जब क्वेश्चन को आप यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अनुवांशिक रोग है तो ये तीनों अनुवांशिक रोग है, कोई एक लगा देंगे, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे थे कि जो 20 है यह रतौंधी अनुवांशिक रोग क्यों नहीं है? तो यह रोग मुख्यतः आंख में होने वाला रोग होता है, और आंखों के मुख्यतः 3 लेयर होते हैं। यहाँ पे जब आंख को बनाएंगे तो आंखों के मुख्यतः 3 लेयर होते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे विशेष संरचना होती है, और यहाँ पे एक विशेष प्यूपिल्स होता है, यहाँ लेंस होता है, विशेष संरचना होती है। और इसमें 3 लेयर होते हैं आंखों में, यही लेंस होता है। इसमें दृष्टि पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल होता है, इसी को रेटिना कहते हैं। और इसी की कमी जब हो जाती है, इसी की कमी जब हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो आंख के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसीलिए यह क्या होता है, आपका आंसर वही सही होगा यहाँ पे। तो इसी में क्या होता है, यह इसी की कमी के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं दे पाता है। और किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? यही रेटिना पर बनता है। इसमें बनता है, रेटिना पर बनता है। इसी को दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। इसीलिए यह अनुवांशिक रोग नहीं होता है। और सदैव ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसे बनता है? उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ये क्वेश्चन सदैव ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा एवं वास्तविक। और यहीं से यहाँ पे संवेदी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और मस्तिष्क को जाती है, वहाँ पे इसका किया जाता है। तो यह एक संवेदी ऑर्गन्स के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे, त्वचा, आंख, नाक, ये सब सारी चीजों को जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आएगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यह भी देखिए विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म क्या होता है? सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि सुमेलित नहीं हर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, इसीलिए इन क्वेश्चन को बहुत केयरफुल पढ़ना चाहिए। विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालामिन। B होता है एंटी रेफेटिक के अंतर्गत विटामिन D और विटामिन के। तो अब यहाँ से देखिएगा कि विटामिन जो होते हैं यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं, यह केवल ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है, यह प्रति अल्पता यानी विटामिन 12 होता है, इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। यह रक्त के स्पंदन में सहायक होता है, यह भी सही होता है। और विटामिन C होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह प्रतिस्पर्धा कारक होता है, प्रतिस्पर्धा कारक होता है, अभी इसको बता रहे हैं। और ये जो विटामिन D होता है, यह विटामिन D होता है, इससे सूखा रोग होता है, और यही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह विटामिन E की कमी के कारण होता है। यह जो रोग होता है विटामिन E की कमी के कारण होता है। और यह प्रतिस्पंदन, इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिनों को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? C सही होगा। क्या होगा? C सही होगा। तो यह विटामिन को जब एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, विटामिन को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और दूसरा है तो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट में A, D, E और K होते हैं, और वाटर में B और C होते हैं। और इसी B को जब करेंगे तो यह B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होता है। और इसी 12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन।
सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये दोनों शब्द आपसे मिलते जुलते हैं। इसी के बाद से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यह क्या होता है, खनिज तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, रधौती होता है, कर्क रोग होता है, घेंघा रोग होता है, अस्थिसुषिप्ता रोग होता है। तो सदैव ध्यान दीजिए कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। तो जब आप इसको आप पढ़ेंगे, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, या आप इसको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। यह मनुष्य के शरीर का भाग होता है और इसी गले में एक ग्रंथि पाई जाती है। इसी गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। इसमें क्या होता है, यही थायराइड ग्रंथि होती है, यही थायराइड ग्रंथि होती है और इसी से रिलेटेड रोग होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। और यही ग्रंथि क्या होती है, जब फूलकर बड़ी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को घेंघा रोग कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर रोग के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। रतौंधी आंख की कमी होता है, अस्त या विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह कर्क रोग जो होता है यह भी स्किन से रिलेटेड होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 22 में सी सही होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। क्या होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से का शरीर उसके अनुपात में बड़ा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मस्तिष्क जो होता है, मनुष्य के मस्तिष्क की क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1450 सीसी होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है, यही क्रेनियल कैपेसिटी है, या 1450 सीसी होती है। इसको क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं। और इसमें मनुष्य के शरीर का आकार तो हाथी को तो बहुत बड़ा होता है, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता है। और इसी अब से डॉल्फिन जो होती है यह इसको दिखाई नहीं देता है। और मानव का शरीर, तो इसमें क्वेश्चन सीधा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपका कौन सा आंसर क्या होगा, ये होगा। चींटी जो होती है इसके शरीर से ज्यादा इसका मस्तिष्क बड़ा होता है। तो या इसको बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रेजेंट ऑफ माइंड से सॉल्व किए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इनको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हो, लेकिन कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड से लगाकर सॉल्व किए जाते हैं। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, हवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हवा में या रिस्पायरेटरी सिस्टम से रोग होता है। और इसका अभिप्राय होता है कि हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है। तो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हवा में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनके कणों का आकार क्या होता है। तो इनके कणों का आकार क्या होता है, 5 माइक्रोन से अधिक होता है। क्या होता है, 5 माइक्रोन से अधिक होता है। सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें। जब इसमें प्रदूषण आप पढ़ेंगे तो प्रदूषण के साथ साथ पोल्यूटेंट्स पढ़ाया जाएगा। और यह रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यही तक तो साइंस का है, यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सिलेबस हो जाता है। तो इसी के बाद से हमारा एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसी के बाद से आप, इसके बाद से आगे क्रम में 2017 का पेपर था, इसके बाद से 2018 का पेपर आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। और सॉल्व करवाने के तथ्यों में केवल ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, टू द पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन विथ फिगर सहित बताया जा रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस कैसे होता है।